डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। अंतिम दिन संसद में कड़ी बहस और तनातनी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में पक्ष विपक्ष के नेता गर्मजोशी से मिले और ली चाय की चुस्की। आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत। विपक्ष ने किया हंगामा, सपा विधायकों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 22 दिसंबर को होगी योगी सरकार, पेश करेगी अनुपूरक बजट। 3 देशों की यात्रा पूरी कर ओमान से स्वदेश पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। भारत ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर। मध्य पूर्व के साथ आर्थिक सहयोग को मिलेगी नई गति। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। पूर्व पीएम शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले उस्माद हादी की मौत के बाद सुलगा बांग्लादेश। अवामी लीग का दफ्तर फूका। 4 शहरों में हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। अंतिम दिन संसद में कड़ी बहस और तनातनी देखने को मिली। जिरामजी बिल पर विशेष रूप से हंगामा हुआ। इस तनाव के बीच एक सुंदर क्षण भी सामने आया, जब चाय पार्टी के दौरान सत्ता और विपक्ष के सभी नेता एक साथ नजर आए। सत्र में हुई तीखी बहसों और टकराव के बाद सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में माहौल हल्का और गर्मजोशी से भरा रहा। पिछली बार की तुलना में इस बार विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं ने पार्टी में हिस्सा लिया, जबकि पिछले सत्र में विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया था। 1 दिसंबर से शुरू हुआ यह सत्र लगातार हंगामे और तीखी बहसों के कारण चर्चा में रहा। वंदे मातरम, चुनाव सुधार और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ। उधर लोकसभा के बाद गुरुवार देर रात 12:30 बजे राज्यसभा में वीबीजी रामजी बिल पास हो गया। आधी रात में राज्यसभा के स्थगित होने के बाद टीएमसी के सभी राज्यसभा सांसद पुरानी संसद भवन की सीढ़ियों पर पूरी रात 12 बजे के धरने पर बैठे रहे। टीएमसी सांसद मनरेगा को खत्म करने और महात्मा गांधी के अपमान के मुद्दे को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन करते रहे। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में वीबीजीआरजीबी पर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, कल रात मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 सालों को ध्वस्त कर दिया। बीबीजी रामजी मनरेगा का कोई सुधार नहीं है। यह अधिकार आधारित मांग चलित गारंटी को नष्ट करके इसे दिल्ली से नियंत्रित राशन वाली योजना बना देता है। यह डिजाइन से ही राज्य विरोधी और गांव विरोधी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। भले ही यह सत्र अवधि में छोटा है, लेकिन राजनीतिक तापमान काफी ऊंचा रहने के आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के कुछ विधायकों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी विधानमंडल सत्र के पहले दिन सपा विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण अंतर्राष्ट्रीय मैच कैंसिल हो गया। विपक्ष का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जनहित के मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच नहीं पाएगी। वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी के कफ सिरप रैकेट, एसआईआर, बीएलओ की मौत और खाद की किल्लत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली गई। सत्र के पहले दिन मऊ घोषी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। 22 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिस पर चर्चा के बाद उसे पारित कराया जाएगा। सीएम योगी ने कोडीन कप सिरप के अवैध व्यापार के मामले पर सपा पर बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है, जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, उनके संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी जो पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता सामने आएगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्य स्तरीय एसआईटी कार्य कर रही है। इसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए
से जुड़े अधिकारी मौजूद हैं। किन किन लोगों को इसमें धन गया है, ये सारी बातें जांच में आएंगी। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास से धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की नाराजगी की अटकलों को एक बार फिर तूल पकड़ते हुए देखा गया, जब पिछले हफ्ते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से उनकी मुलाकात की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में आई। अब इस मामले पर जवाब देते हुए पार्टी के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने एपीएन न्यूज से खुलकर बातचीत करते हुए पार्टी का पक्ष सामने रखा है। तो वहीं उन्होंने गिरिडीह जिले में अनंत ओझा के हाल ही में दिए गए बयानों पर भी हमला बोला है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ हो रहा है, आखिर क्यों इस तरीके से प्रदीप यादव कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, कुछ विशेष लाभी के लोग हैं जो उन्हें बदनाम करें, आखिर वो किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मामला चूंकि पुराना हो चुका है, इस मामले पे प्रदेश नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भी तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों की बैठक आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी की अध्यक्षता में हो चुकी है। तो हमें लगता है कि ये मामला का पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन काफी बड़ी बात है, राष्ट्रीय नेता को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, उन्हें बैठक कर इस पर बात रखनी पड़ी। नहीं, अब जो मामला का पटाक्षेप हो चुका है, अब उस मामले को फिर से जीवित करना हमें लगता है कि यह उचित नहीं है। राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उनका ये कहना है कि कांग्रेस जब राष्ट्रीय स्तर पर शासन में थी और तब से ही वो आवाज उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग अब जो है जिस तरीके से फैसले ले रही है, लेकिन एसआईआर का ये जो विरोध कर रही है कांग्रेस से, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है कि कांग्रेस क्यों आखिर विरोध कर रही है, जब यहाँ घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए इस तरह की एसआईआर के बाद एनआरसी लागू करने के लिए भी उन्होंने मांग की। इस पर भी क्या कहें? कांग्रेस पार्टी यूपीए गवर्नमेंट में हमने 90,000 घुसपैठियों को डिटेक्ट करने का काम किया और उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया। 90,000 से ऊपर, ये ऑन रिकॉर्ड है। 12 सालों के दरमियान अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया, कितने घुसपैठियों को डिकोड किया और कितने घुसपैठियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, बता दें अनंत ओझा। तो आपने सुना अनंत ओझा के सवालों पर, उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी ने जवाब दिया है और उन्होंने पलटवार किया है अनंत ओझा के बयानों पर। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार से भी कई सवाल किए हैं। एसआईआर को लेकर ये जो विरोध कांग्रेस की है वो आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। 3 देशों की यात्रा पूरी कर पीएम मोदी ओमान से स्वदेश पहुंच गए हैं। मस्कट हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद सिहाब बिन तारिक अल सईद उन्हें विदा करने पहुंचे। हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले लगाया। इस दौरान ओमान के उप प्रधानमंत्री को पारंपरिक भारतीय अभिवादन नमस्ते करते हुए भी देखा गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर विदाई ली। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की गर्मजोशी इस अवसर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस दौरे के दौरान उन्हें ओमान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान
हैथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें भारत और ओमान के बीच कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर सहमति बनी। इन समझौतों से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA 21वीं सदी में हमें नया भरोसा और नई ऊर्जा देगा। यह हमारे साझा भविष्य का खाका है। इससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को नया आत्मविश्वास मिलेगा और हर क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच पहुंचे अयोध्या के महंत राजू दास ने हिजाब मामले पर चल रहे विवाद को लेकर खुलकर बिहार के CM नीतीश का समर्थन किया और कहा कि CM नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र ही लेना था तो हिजाब नहीं पहनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिजाब पहनने वालों के घर में भारी असलहे मिलते हैं, लाल किले पर बम ब्लास्ट करने वाले मुस्लिम डॉक्टर निकले, उनका सहयोग करने वाले डॉक्टर निकले। ऐसे में CM ने हिजाब हटाकर कोई गलत नहीं किया है, पहचान के लिए हिजाब हटाया। हम हंत राजू दास ने संजय निषाद के बयान पर कहा कि केवल समझने की जरूरत है। संजय निषाद का बयान गलत नहीं है, वो दलित चिंतन करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। इसी भाव और भावना के साथ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का एक बैठक सनातनियों को जगाने का कार्य था और भारत में रहने वाले सभी कौम, मत, मतांतर, मजहब का व्यक्ति कैसे राष्ट्रवादी बने, इसके नाते आज हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की कार्यशाला है जिसमें हम हिंदुत्ववादी भाइयों से सनातन पे संवाद करने के लिए आए हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर स्थित BT रोड मेला मैदान में 15 से 21 दिसंबर तक आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होकर कथा का श्रवण किया। CM भजनलाल की कोशिश है कि मानसरोवर को दूसरे वृंदावन की तरह विकसित बनाया जाए ताकि यहां आकर श्रद्धालु एक अलौकिक अनुभव करें। वहीं मानसरोवर में CM भजनलाल ने श्रीमद्भागवत महापुराण का पूजन कर उपस्थित संतों महंतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। CM शर्मा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म हमें जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। उन्होंने कहा, श्री भगवत महापुराण ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर समस्या व प्रश्न का समाधान विद्वान है और श्री भगवंत कथा जैसे आयोजन भावी पीढ़ी में संस्कारों का संचार करते हैं और इसके श्रवण मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाते हुई है। इस कड़ी में देहरादून के थाना क्षेत्र में धर्म की आड़ में अवैध रूप से निर्मित एक मस्जिद को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA द्वारा दी गई। जांच में सामने आया कि मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अवैध निर्माण पाए जाने पर MDDA की टीम ने मस्जिद की पहली मंजिल को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित निर्माण के लिए किसी प्रकार की वैधानिक स्वीकृति नहीं ली गई थी, इसी वजह से यह कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रशासन का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और अवैध निर्माण चाहे किसी भी स्वरूप में हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलरामपुर जिले में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सामने आए 11 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी धन के गमन मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक कुल 7 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि शेष आरोपितों की भूमिका की गहन जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यह मामला 26 नवंबर 2025 को प्रकाश में आया था, जब जिला बेसिक
प्राथमिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला द्वारा कराई गई जांच के बाद थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी गई थी। जांच में सामने आया कि डीसीएम, डीएम, मदरसा प्रबंधकों, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर सरकारी अभिलेखों में कूटर चना की और योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की। इस संबंध में कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में पुलिस टीम ने बिजलीपुर बाईपास के पास से साहिब राम और दानिश को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। इससे पहले डीसी, एमडीएम रहे फिरोज अहमद सहित 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार यह गबन एक संगठित गिरोह के माध्यम से किया गया और इसकी परतें अभी और खुल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को हुई बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त होने वाले मुख्य न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए 5 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की है। ये रिक्तियां रिटायरी और ट्रांसफर के चलते उत्पन्न हो रही हैं। कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। कॉलेजियम के निर्णय के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। यह पद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी 2026 को रिटायर होने के बाद रिक्त होगा। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रेवती पी मोहिती डेरे को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश मेघालय हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के प्रस्तावित ट्रांसफर के मद्देनजर की गई है। कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक ही अन्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एस. सोनक को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है। केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए. मोहम्मद मुस्ताद को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। वहीं उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन को केरल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का भी सिफारिश की है। यह ट्रांसफर केरल हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी 2026 को रिटायर होने के बाद प्रभावी होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बटेड़ेवड़ा गांव के ईसाई धर्म अपना चुके एक व्यक्ति के 70 वर्षीय पिता के शव को दफनाने को लेकर हुए विवाद के बाद हिंसक झड़पें तेज हो गई हैं। 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। बताया गया कि भीड़ ने गांव में हिंसा और तोड़फोड़ भी की। रिपोर्ट के मुताबिक तनाव 16 दिसंबर को तब हुआ जब बस्तर इलाके के कांकेर जिले की आमाबेड़ा तहसील के बड़े तेवड़ा गांव में सरपंच राजमन सलाम ने अपने 70 साल के पिता के शव को अपनी निजी जमीन पर दफनाने की कोशिश की। सलाम, जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, चाहते थे कि उनके गैर ईसाई पिता को ईसाई रीति रिवाजों से दफनाया जाए, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सलाम ने अपने पिता को ईसाई रीति रिवाजों से दफनाया, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा हालात को नियंत्रण में लिया। नैनीताल जिले में कैंची धाम के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भवानी कैंची धाम मार्ग पर शिप्रा नदी के पास एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू के दौरान वाहन में सवार कुल 9 लोग घायल अवस्था में खाई में पाए गए। सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी ले जाया गया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करने वाले शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में मौत हो गई। इंकलाब मंच के संयोजक की मौत के बाद ढाका में गुरुवार देर रात विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रथम आलो, देश के सबसे बड़े बांग्ला अखबार, और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी।
इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने राजशाही में आवामी लीग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। वहीं देश में सुलगी हिंसा को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने ढाका में लेवल बैठक बुलाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।